देखो आज मैं आप लोग को प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो प्रीपोजिशन होता क्या है। देखो प्रीपोजिशन जो होता है, तो प्रीपोजिशन का डिफिनेशन छोटा देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। देखो सिंपल डिफिनेशन बताएंगे हम। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to stabilize relation between, ये BW हो गया between ना, between noun or pronoun of a sentence। देखो ये थोड़ा सा सिंपल डिफिनीसन है, समझ में आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का सेंटेंस के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित कराता है। समझे? प्रीपोजिशन क्या होता है? यस नो बोल सकते हो, बोला करो जो पूछें तो। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सेंटेंस के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कराता है। प्रीपोजिशन रिलेशन स्टेबलाइज करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन स्टेबलाइज करता है, मतलब कि दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे वो पढ़ने में अच्छा है, तो वो पढ़ने में अच्छा है तो उसका संबंध पढ़ने से कर रहा है कि नहीं, तो उसका संबंध स्थापित करता है। तो रिलेशन प्रीपोजिशन वो बताया गया कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है विच इज़ यूज्ड टू स्टेबलाइज। इसका यूज ही किया जाता है किसके लिए? स्टेबलाइज करने के लिए, संबंध को स्थापित करने के लिए। बिटवीन नाउन और प्रोनाउन ऑफ सेंटेंस, वाक्य के नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम्हें छोटा सा सेंटेंस देखो, बहुत छोटा सा, अभी हम प्रीपोजिशन को बाकायदे समझाएंगे। पहले तो प्रीपोजिशन होता क्या है वो जानो, फिर प्रीपोजिशन में इन, आन, अपान, अंडर, बिटवीन, अमंग जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे। पहले ये समझो कि प्रीपोजिशन, पहले मेन चीज़ जान जाओ कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसे तुमको बोलना है कि वह मोहन का भाई है, वह मोहन का भाई है, तो वह मोहन का भाई है। तो इसमें देखो का जो है ना, यदि हिंदी समझोगे तो का क्या है? प्रीपोजिशन ही है, क्योंकि यदि का को हटा दो ना तो वो मोहन भाई है। कुछ समझ में आ रहा है? संबंध नहीं समझ में आ रहा है ना? का लगाने से संबंध पता चल गया कि वह क्या है? मोहन का भाई है। तो मोहन का भाई से संबंध हमारा का लगने से ही आया, तो का क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको लिखे दिए हैं। तो ही इज क्या हो जाएगा? ही इज ब्रदर ऑफ मोहन, ही इज ब्रदर ऑफ मोहन, वो मोहन का भाई है। तो यहाँ पे जो आप आया, ये आप ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन मेन चीज़ जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा, कि प्रीपोजिशन जो होता है संबंध स्टेबलाइज करता है किसमें? दो नाउन में या दो प्रोनाउन में। जैसे वह था तो वह, उसका संबंध मोहन के साथ, तो ही भी, वह मोहन का संबंध किससे? भाई है। तो इन दोनों का संबंध जुड़ गया ना, उसका संबंध मोहन से जुड़ा। तो ये दो शब्दों के बीच, दो सेंटेंसों के बीच रिलेशन स्टेबलाइज करता है, तो प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन में देखो हम बता रहे हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, समझ गया? तो थोड़ा सा इसमें हम जैसे कि देखो, जैसे प्रीपोजिशन में पहला प्रीपोजिशन हम लेते हैं इन का प्रयोग। इन का प्रयोग, इन का प्रयोग ना समझना, अच्छे समझ में आएगा। इन का प्रयोग जो होता है, तो इन मतलब होता क्या है? इनका प्रयोग है, ये प्र है, ये प्रयोग। इन माने में होता है, आई एन इन, इन मतलब होता है में, आई एन इन, इन का मतलब क्या होता है? में। तो में जो होता है, तो सिंपल अर्थ में में ही होता है। इसका बहुत ज़्यादा नहीं जानना है कि किसके लिए होता है। में के सेंस में होता है। इन का प्रयोग किसके लिए होता है? में के सेंस में होता है। और जैसे इसका हम यूज ऐसे कर लेंगे, जैसे देख सकते हैं हम, जैसे ही इज सिटिंग इन द रूम, ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा हुआ है। ही सिटिंग इन द रूम, तो वहाँ पे देखो उसका संबंध किससे हो रहा है? रूम के साथ। वह बैठा है, रूम में बैठा हुआ है, तो नाउन या प्रोनाउन बोले हैं, तो ही क्या है? प्रोनाउन है।
तो और रूम क्या है, नाउन है, संज्ञा है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, दुनिया का कोई भी नाम जो है संज्ञा होता है। तो रूम, कमरा सब है, तो उसका वो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, कमरे में। तो वो इन से हो गया ना, ही सिटिंग रूम बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इन मतलब बैठा है, में बैठा हुआ है, कमरे में बैठा हुआ है। तो इन बता रहा है हमारा, उसका संबंध कमरे से रिलेशन स्टेबलाइज कर रहा है। तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे तो लगेगा कि सब प्रीपोजिशन ही होता है, लेकिन कहीं पे प्रीपोजिशन है। अभी एडजेक्टिव पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि वो भी प्रीपोजिशन टाइप का ही होता है, लेकिन वहाँ पे संबंध इस टाइप का नहीं होता। तो देखो जैसे इन का प्रयोग, और यदि इनटू जानो, इनटू INTO, तो इनटू का प्रयोग जो होता है, इनका तो सिंपल अर्थ में में होता है ना, कभी भी में है। तो इनटू का प्रयोग भी में के लिए होता है, इनटू का प्रयोग में के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, अलग है ना। तो कैसे अलग है, तो जैसे इसमें हो जाए, इनटू मतलब होता है, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि गति के साथ प्रवेश, गति के साथ प्रवेश, गति के साथ प्रवेश, मतलब कि इसका हो जाएगा इंटर विथ मोशन। जब इंटर विथ मोशन करेंगे, गति के साथ कहीं पे प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे हमारा इनटू का प्रयोग होगा। जैसे कि वाक्य हो जाए कि वह कमरे में जा रहा है, वह कमरे में जा रहा है, समझने का प्रयास करना। अभी ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशन समझो थोड़ा सा प्रीपोजिशन को। वह कमरे में जा रहा है, वह कमरे में जा रहा है। तो देखो वाक्य में क्या लग रहा है, वो कमरे में है नहीं, वो कमरे में जा रहा है, मतलब चलते हुए जा रहा है ना। तो कमरे में जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज गोइंग, कमरे में जा रहा है तो हाँ, इनटू द रूम। आ रहा समझ नहीं। तो इनटू का प्रयोग क्या होता है, गति के साथ प्रवेश, गति के साथ प्रवेश, इंटर विथ मोशन, मोशन के साथ। ज़िंदगी में भूलो मत, बस में ही चढ़ रहे हो तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग आएगा। जैसे बस ट्रेन चल रही है, दौड़ते हुए गए, ट्रेन में चढ़ गए, तो वहाँ पे मे के लिए लगाओगे तो इनटू का प्रयोग ही लगाएंगे। इनटू का प्रयोग और एक आठ देखते हैं हम लोग। नहीं, इनटू का प्रयोग और यदि देखना हो तो एक हम दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे दिखेगा, नीचे तो दिखेगा नहीं, यही नहीं दिख रहा है। चलो शायद ये भी गया। एक वाक्य इनटू का प्रयोग और देखते हैं। अच्छा, जैसे कि जैसे तुम्हें ऐसे बोलना ना कि वह बगीचे में नहीं आ रहा है, वह बगीचे में नहीं आ रहा है। अब कहोगे सर बगीचा तो कोई रूम नहीं है, उसमें कहाँ हिलेगा अंदर, तो हिलेगा। वह बगीचे में नहीं आ रहा है, वह बगीचे में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखो वह बगीचे में नहीं आ रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वह बगीचे में नहीं आ रहा है, तो वह का ही आ जाएगा। तो ही इज नॉट कमिंग अब इन द गार्डन नहीं होगा, वो बगीचे में नहीं आ रहा है। इन द गार्डन लिख सकते हो, यहाँ पे इन या इनटू दोनों आ जाएगा। इससे तुम्हें लग रहा है कि बगीचा है, बगीचे में प्रवेश करने वाली बात है, तो इनटू लगा सकते हो। लेकिन बगीचा कोई बंद स्थान नहीं है, रूम नहीं है, तो वहाँ पर बगीचे में नहीं आ रहा है, तो इन द गार्डन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि जैसे बाहर प्रवेश करो, बगीचे में अंदर प्रवेश करोगे, उसका बाड़ा वाड़ा बना हुआ है, पूरा बगीचे के अंदर आना है, तो बगीचे में एंट्री कर रहे हो ना, तो वहाँ पे इनटू लगाएंगे। प्रवेश करने की जब भी बात होगी, किसी के अंदर प्रवेश करने की बात होगी और गति के साथ मतलब चलते हुए प्रवेश कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग ही करेंगे। ठीक है, इनटू समझ में आया होगा। आगे एग्जाम्पल आएगा तो समझ जाओगे कि गति के साथ प्रवेश होगा तो इनटू का प्रयोग करेंगे, और सिंपल में रहेगा तो इन, और में ही रहेगा गति के साथ रहेगा तो इनटू, थोड़ा सा अंतर है। तो चलो इन इनटू हो गया। फिर उसके बाद देखो बता रहे हैं हम, इरेज कर दो इतना करो। ठीक है, देखो अब इसके बाद हम बताते हैं तुम्हें ना, इन और एट का प्रयोग एक साथ देखना। देखो इन तो समझ में आया ना,
लेकिन एक ही वाक्य में इन और एट दोनों का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है देखो, एक ही वाक्य में इन और एट दोनों लगता है। इन एवं एट का प्रयोग, एटी। देखो इन और एट का प्रयोग कैसे होता है एक ही वाक्य में, तो थोड़ा सा समझो कि इन का प्रयोग जब एक ही वाक्य में इन और एट दोनों की बात आए तो बड़े नगरों या शहरों के पहले इन तथा छोटे नगरों या शहरों के पहले एट लगाते हैं। देखो अब जब वाक्य में दिखाएंगे तब समझ में आएगा। जब कोई छोटा बड़ा नगर या शहर हो तो इन लगाते हैं, छोटे का हो तो एट लगाते हैं। जैसे कि कोई वाक्य हो जाए ना, जैसे तुम्हें ऐसे बोलना हो कि मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल में रहता हूँ। मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल में रहता हूँ। ठीक है, विंध्याचल ऊपर बिंदी रहता है ना, ऐसा रहता है। मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल में रहता हूँ। तो देखो अब अंग्रेजी यहाँ समझना कि मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल में रहता हूँ, तो कैसे बनाएंगे? मैं का आई हो गया, राना का लिव हो गया, आई लिव। अब देखो इसमें मिर्ज़ापुर और विंध्याचल में बड़ा कौन है छोटा कौन है ये समझना है। तो मिर्ज़ापुर बड़ा है, मिर्ज़ापुर में ही विंध्याचल पड़ता है। तो क्या करेंगे, पहले हम आई लिव इन मिर्ज़ापुर। देखो ये सब जरूरी है समझना। आई लिव इन मिर्ज़ापुर, MIR। मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल में रहता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। देखो आई लिव इन मिर्ज़ापुर हो गया, आई लिव इन मिर्ज़ापुर, और क्या होगा एट विंध्याचल ना, तो एट विंध्याचल। तो ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा होगा। किसी की तुम्हें अपना किसी को पता बताना हो किसी को, देखो ऐसे होता है। जैसे मान लो अब्राड में रह रहे हो, विदेश में। अब विदेश में कोई पूछे कि तुम कहाँ के हो, तो क्या बताओगे कि मैं भारत, मतलब इंडिया ना, हिंदुस्तान। मैं भारत के आगरा ज़िले का हूँ। आगरा ज़िले में रहता हूँ या ज़िले का हूँ। आगरा ज़िले में रहता हूँ। ठीक है, चलो हिंदी में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, अंग्रेजी में नहीं होगा, समझना। मैं भारत के आगरा ज़िले में रहता हूँ। ठीक है, मैं भारत के आगरा ज़िले में रहता हूँ। तो ये कब बताओगे किसी को? सभी जानते हैं भारत में रहते हो, भारत में बात करोगे। तो ये कोई विदेश में कोई पूछा, अमेरिका में जॉब कर रहे हो, इंग्लैंड में रह रहे हो, अब वहाँ पर तुमसे पूछा कि कहाँ के हो, तो कहाँ के हो तो क्या बताओगे कि मैं भारत के आगरा ज़िले का हूँ। तो करेक्ट इंग्लिश बोलना है, तो कैसे बोलोगे? तो ऐसे बोलोगे हम आई लिव इन इंडिया, आई लिव यहाँ इन इंडिया एट आगरा। देखो एट आगरा डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, एट आगरा डिस्ट्रिक्ट ना, समझ में आ रहा है? देखो अब इससे तुम इतना बोलोगे ना, वो समझ जाएगा कि तुम इंडिया के आगरा में हो, इंडिया में आगरा ज़िले के हो। और यदि तुम यहाँ पे इन एट गड़बड़ कर दोगे ना, तो समझ जाएगा कि तुम आगरा के इंडिया ज़िले में हो। समझ जाएगा कि आगरा कोई बड़ा है और आगरा के अंदर मिर्ज़ापुर पड़ता है। विदेश में हर कोई तो जानता नहीं हर चीज़ के बारे में। अब तुम्हें छोटा से ही बताना हो, जैसे उनको नहीं था कि मिर्ज़ापुर विंध्याचल, तो बहुत लोग नहीं जानते तुम्हारे भारतीय में कि विंध्याचल में मिर्ज़ापुर आता है कि मिर्ज़ापुर में विंध्याचल आता है। लेकिन यदि ये करेक्ट लिख दिए, इन और एट लगा दिए ना, तो इससे क्लियर हो गया कि मिर्ज़ापुर में ही विंध्याचल आता है, क्योंकि बड़े स्थान के पहले इन लगता है और छोटे स्थान के पहले एट लगता है। तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं? एक एक चीज़ें को समझो, छोड़ा आराम से। इन एट का प्रयोग और भी है, अभी बताएंगे।
एट का प्रयोग बहुत जगह होता है, स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए होता है। जैसे तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताना, चलो बता देते हैं इसी लागे। एट का प्रयोग एक और बता देते हैं, ठीक है। तो देखो एट का प्रयोग अलग से देख लो। एट का प्रयोग थोड़ा नोट डाउन करते रहना। एट का प्रयोग, तो एट का प्रयोग ऐसे जान लो कि थोड़ा सा ऐसे लिख लो, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, बताने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। किसी को ये बताना है कि फिक्स प्लेस कहाँ पे तुम रहते हो, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। देखो अच्छा चीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ो ध्यान से, बिना इसका अंग्रेजी जीरो है, सब गलत ही करते हो, ये सब जानोगे तभी बेटर रहेगा। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, जैसे तुम्हें किसी को बताना हो, तुम कहीं पर भी हो, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, समझ रहे हो, कहीं पर भी से विंध्याचल पे चले गए हो, बनारस पे तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, तो बनारस रेलवे स्टेशन पे जंक्शन पे चले जाओगे तो प्लेटफार्म नंबर 8 है। अब तुमको किसी से बताना हो कि हम आज मैं स्टेशन पर हूँ, अब स्टेशन पर तुम्हें प्लेटफार्म नंबर 8 पे कहाँ तक घूमेगा, नहीं सुन पा रहे बात। अब तुम्हें कोई बता दे कि तुम यहीं पे रहते हो, बोल दो कि मैं फतह में हूँ, मुझे ढूंढ लो, फतह में हूँ आ जाओ, तो फतह में कहाँ से कहाँ तक वो ढूंढेगा। अब फतह यहाँ से वहाँ तक है पूरा, तो कहाँ से कहाँ तक। तो अब तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब कि एकदम फिक्स प्लेस बताओ कहाँ पे हो, तो ये हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो देखो, जिससे पहुँच जाओगे। जैसे तुम्हें बताना हो कि मैं क्या बोलते हैं, इलाहाबाद स्टेशन, इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हूँ, ठीक है। 8 पर हूँ भी दिक्कत होता है, 8 पर हूँ, 8 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लिख दिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर वो बुक स्टोर के बगल में हूँ, बुक स्टोर के पास हूँ, बुक स्टोर के पास हूँ, ठीक है। अब देखो कोई पहुँच जाएगा, इतना बताया तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे तुरंत पहुँचेगा वो। प्लेटफॉर्म नंबर 8 तो पता रहता है कहाँ पे है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, हर प्लेटफॉर्म पे बुक स्टोर होता है। यदि ट्रेन पे सफ़र किए होगे तो हर स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे एक बुक स्टोर होता है, कहानी वानी की पुस्तकें, नावल्स वगैरह सब कुछ मिलती हैं, स्टोरी वगैरह बुक्स की। बुक स्टोर के पास हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, ये तो अब दिखेगा नहीं, तो चलो ऊपर बताते हैं। देखो अब तुम बता रहे हो कि मैं, अब नीचे हिंदी है अंग्रेजी समझो यहाँ पे, कि मैं इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बुक स्टोर के पास हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। अब आई एम बताओगे ना, आई एम, हूँ सिंपल सेंटेंस है, कोई टेंस तो है नहीं, तो आई एम। अब बताओगे ना कि एट से बताएंगे, क्योंकि तुम एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हो ना, एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हो, तो आई एम एट द प्लेटफॉर्म नंबर 8 in front of बुक स्टॉल। नहीं समझे, आई एम एट द प्लेटफॉर्म नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ बुक स्टॉल, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बुक स्टॉल के सामने हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी इंसान फटाक से पहुँच जाएगा। एट का प्रयोग किस लिए करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। तुम्हें बताना है कि मैं बाढ़ सागर कॉलोनी के मुख्य द्वार पे हूँ, मैं बाढ़ सागर कॉलोनी, ठीक है, इलाहाबाद जोड़ देना। आई एम इन द इलाहाबाद, यहाँ पे इन द आ जाएगा ना, मैं इलाहाबाद में हूँ, तो आई एम इन द, हम 8 बता रहे थे तो 8 क्लियर कर दिए। आई एम इन द इलाहाबाद एट द प्लेटफॉर्म नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ बुक स्टॉल, मैं इलाहाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बुक स्टॉल के सामने हूँ। तो ये तो हम ऐसे बता दिए कि इलाहाबाद में कोई है ही, कहाँ पर हो, वहाँ पहुँच के लोग ढूंढ रहे हैं, तो तुम बता दिए कि मैं
प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे बुक स्टॉक सामने हो, ठीक है। 5 का भी इंश्योरेंस होता है। हाँ 5 का भी इंश्योरेंस होता है। मैं बाढ़सागर कॉलोनी के मुख्य द्वार पर हूँ, मुख्य द्वार पर हूँ, द्वार पर हूँ। अब किसी को तुम बुला रहे हो कि मैं बाढ़सागर कॉलोनी के मुख्य द्वार पर हूँ, आ जाओ, तो कैसे बताओगे? तो आई एम एट द क्या बोलोगे? आई एम एट द, हाँ आई एम एट द मेन गेट ऑफ बाणसागर कॉलोनी। कुछ छूटा नहीं ना? ठीक है, मेन गेट माने हो गया, मुख्य द्वार हो गया। तो आई एम एट द मेन गेट ऑफ बाणसागर कॉलोनी, ठीक है, क्लियर है। एट का प्रयोग समझ में आया होगा। एट का प्रयोग क्या होता है, अच्छे से समझ लो कि फिक्स स्थान की जानकारी देने के लिए, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो जहाँ पर कि किसी को बताओ और वो वहाँ पहुँच जाए, तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग नहीं करते, एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एट के बाद हमारा आता है, एट के बाद बिटवीन और एमंग बता दे रहे हैं, ठीक है। बिटवीन और एमंग, जल्दी नोट डाउन कर लो, मिटाएंगे। बिटवीन और एमंग का प्रयोग देखो, BETWEEN, बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग देखो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग, पूरा प्रीपोजिशन 2 से 3 क्लास में पूरा होगा। प्रीपोजिशन बहुत बड़ा है, 2 से 3 क्लास में पूरा होगा। देखो बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग, तो बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है बताओ, कोई लोग जानते हो तो? हाँ, बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? मैं सुंदर के बीच में रहता हूँ। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, प्रयोग कहाँ होता है? तो देखो बिटवीन का प्रयोग, ठीक है सुनो, अब बिटवीन का प्रयोग होता है कि किसी भी वस्तु को 2 लोगों के बीच में डिवाइड करने के लिए, या 2 लोगों के बीच में भी, बीच में जब आ जाए कि किसी 2 लोग के मध्य में हो, या 2 लोगों के मध्य किसी चीज़ को डिवाइड करना है, तब वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं, समझे। और जो 2 लोगों के मध्य में है ना, तो वहाँ पे तो इनका प्रयोग भी, जो मध्य बता रहे हो तो वहाँ पे तो इनका भी प्रयोग करते थे। जब मैं मोहन और सोहन के बीच में हूँ तो आई एम ने बिटवीन का ही प्रयोग लगाएंगे, बीच में, ठीक है। तो बिटवीन मतलब होता है बीच में ना, BETWEEN, बिटवीन मतलब होता है, बिटवीन मतलब होता है बीच में, बीच में, ठीक है ना। बिटवीन अर्थात होता है बीच में। जैसे तुम्हें काटना है कि इस आम को राम और श्याम में बांट दो। तो राम और श्याम बांटो मतलब इन दोनों के बीच में ही बांटोगे ना, राम और श्याम में बांट दो, बांट दो। देखो इस आम को राम और श्याम में बांट दो, तो अब 2 लोगों के बीच में बांटना है तो बिटवीन लगाएंगे। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? वर्ब से स्टार्ट करेंगे, बिटवीन से स्टार्ट करेंगे, नहीं डिवाइड से, बांटना है ना, तो वर्ब इसमें क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड दिस मैंगो, डिवाइड दिस मैंगो। ये देखो ना, पहली बात ये जानो कि हमारा सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। अभी अलग से इम्परेटिव बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारा आदेशात्मक वाक्य है, और आदेशात्मक वाक्य बनता किससे? क्रिया से ही बनता है। पूरे वाक्य में यदि हमारा आदेशात्मक वाक्य है तो हम पूरे वाक्य में से ढूंढ लेते हैं वर्ब क्या है, क्योंकि इसमें कर्ता छिपा रहता है। इसमें कौन कह रहा है बांटने के लिए, इसमें दिख रहा है। तो जब न दिखे ना, बोलने वाला न दिखे, तो ऐसा वाक्य कैसा वाक्य होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है। और आदेशात्मक वाक्य की स्टार्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो डिवाइड दिस मैंगो, अब यहाँ पे बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। आ रहा होगा समझ में?
बिटवीन का प्रयोग होता है किसी भी वस्तु को दो लोगों में बांटने के लिए, दो लोगों के बीच में बांटना है तो बिटवीन का प्रयोग होता है। बांटने के सेंस में समझना अच्छे से। और देखो एमंग का प्रयोग जो होता है, एमंग AMONG, एमंग भी होता है कि एमंग का अर्थ भी बीच में होता है, लेकिन सुनना बीच में कहाँ पे बीच में होता है। एमंग का प्रयोग भी बीच में होता है, लेकिन ये बीच में तब लगता है जब किसी वस्तु को दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बांटना होता है। तो बांटना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, एमंग का। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बांटना हो तब एमंग लगाते हैं। तो देखो जैसे इसमें हो जाए कि इस मिष्ठान को, मिठाई को ना, इस मिठाई को सभी में बांट दो, सभी में बांट दो। इस मिठाई को मान लो प्रसाद है, सभी में बांट दो, इस मिठाई को सभी में बांट दो। तो ये भी देखो इम्परेटिव वाक्य है कि नहीं, कोई आदेश दे रहा है ना कि सभी में बांट दो। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ बांटना है तो बोलो डिस्ट्रीब्यूट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट। तो DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट दिस क्या चीज़, स्वीट। किसको बांटना है, स्वीट को। देखो डिवाइड या इम्परेटिव सेंटेंस जब भी होता है, अभी बताएंगे तुम लोग को, इम्परेटिव को जस्ट बाद नाउन आता है जिसके बारे में बात हो। क्रिया के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन, वर्ब के बाद नाउन। तो डिवाइड यहाँ पे था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट था, इसके जस्ट बाद नाउन मतलब जिसके बारे में बात हो। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिठाई को। तो अब किस मिठाई को, इस मिठाई को। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट। अब किस में बांटना है, सभी लोगों के बीच में। तो किसका प्रयोग आएगा, एमंग। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट एमंग ऑल पीपल, लिख दो एमंग ऑल पीपल, एमंग ऑल ऑफ देम, जितने लोग वहाँ पे हैं सब लगा दो। ऑल ऑफ देम या ऑल पीपल, जितने लोग हैं उतने लोग, या ऑल ऑफ देम ज़्यादा बेटर है, ऑल ऑफ देम। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। देखो अब एक प्रीपोजिशन आप बता रहे हैं, एक पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, वो फ्रॉम और टू का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद जानते भी होंगे। फ्रॉम और टू का प्रयोग देखो, फ्रॉम और टू का प्रयोग, फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू का प्रयोग। देखो पहले समझो, फ्रॉम और से दोनों का अर्थ से होता है। फ्रॉम हो चाहे टू हो, दोनों का अर्थ होता है से, दोनों का अर्थ से होता है। और फ्रॉम का प्रयोग होता है कहीं से अलग होने के लिए। फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम यदि अलग से जानो तो फ्रॉम लगता है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलगाव, अलगाव के लिए लगता है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग होता है सेपरेशन के लिए। और जैसे कि सिंपल सेंटेंस देखो, वह आगरा से आ रहा है, वह आगरा से आ रहा है, वह आगरा से आ रहा है। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। देखो वो आगरा से आ रहा है, तो आगरा से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं, सेपरेट हो रहा है कि नहीं, वो आगरा से अलग हो जा रहा है। तो ही, हाँ आगरा को छोड़ रहा है, आगरा से अलग हो रहा है। तो ही इज जैसे बनाते हो वैसे बनाएंगे, ही इज कमिंग। और कहाँ से कमिंग हो रहा है, फ्राम आगरा। जहाँ से अलग हो गए फ्राम, ही इज कमिंग फ्राम आगरा। जैसे इसका एक वाक्य और देखो, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते भी पेड़ से अलग हो रहे हैं नहीं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कैसे बनेगा बताओ, बोलो। द ट्री ने करता कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, पत्तों के बारे में। कौन गिर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। तो पहले जो सब्जेक्ट हो वो लिखा जाता है। तो द लिप्स, LEAVES, द लिप्स आर, पत्ते बहुवचन है तो आर, फॉलिंग, फॉलिंग गिर रहे हैं ना,
द लिव्स आर फॉलिंग, कहाँ से गिर रहे हैं? फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। तो फ्रॉम द ट्री टेंस पढ़ाया गया है, लेकिन एक बार हम फिर से शॉर्ट वीडियो अच्छा सा बता देंगे। पहले तो ऐसे समझो, द लिव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्या बताएंगे? फ्रॉम द ट्री। देखो फ्रॉम तो समझ में आ गया होगा। अब देखो टू को देखते हैं हम लोग। फ्रॉम और टू का प्रयोग था ना, दोनों का अर्थ से था। और फ्रॉम मतलब से समझ में आ गया कि सेपरेशन के लिए, अर्थात अलगाव के लिए। यदि कोई चीज़ किसी वस्तु से अलग हो रहा है तो अंग्रेजी में उसके पहले हम लगाएंगे फ्रॉम। जो वस्तु अलग हो रहा है, उसके पेड़ से पत्ता अलग हो रहा था तो पेड़ से अलग हो रहा था तो फ्रॉम ट्री, जिससे अलग होगा उसके पहले फ्रॉम। तो टू का प्रयोग देखो, टू का प्रयोग जो होता है, टू का प्रयोग जो होता है ज्वाइंट होने के लिए, कहीं से जुड़ने के लिए, ज्वाइंट होने के सेंस में लगता है, जुड़ने के सेंस में लगता है हमारा। टू का प्रयोग ज्वाइंट होने के सेंस में लगता है, JOINT। हाँ, ज्वाइंट बोलना यह नहीं था, इसमें ज्वाइंट के सेंस में लगता है ना। अब देखो, जिसे ज्वाइंट के सेंस में, से मैं आगरा आ रहा हूँ, जैसे मैं आगरा आ रहा हूँ। यदि आगरा आ रहे हो तो आगरा से क्या होगे? जुड़ोगे ना। मैं आगरा आ रहा हूँ है ना, मैं आगरा आ रहा हूँ। तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग टू आगरा। मेन बात यहाँ पे टेंस नहीं है, हमारा मेन बात है ये टू का भाव समझना, टू और फ्रॉम का भाव। तो आगरा आ रहे हो, आगरा से जुड़ रहे हो तो टू आगरा ना। जैसे सिंपल सा, जैसे वह घर आ रहा है तो वह घर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज कमिंग टू होम। हाँ, ऐसे बन जाएगा, ही इज कमिंग टू होम। चलो इस क्लास में इतना ही, फिर आगे देखते हैं कल।